हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में आज हम लोग पढ़ेंगे संपूर्ण क्रांति का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सारांश। तो आइए देखते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं संपूर्ण क्रांति का संपूर्ण सारांश। देखिए दोस्तों, क्लास 12 का ये हिंदी का ये थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति और इसके लेखक हैं जयप्रकाश नारायण। तो सबसे पहले हम देखेंगे जयप्रकाश नारायण के बारे में कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संपूर्ण क्रांति का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सारांश। तो देखिए, सबसे पहले याद रखना है कि संपूर्ण क्रांति के लेखक हैं जयप्रकाश नारायण। आइए देखते हैं पॉइंट टू पॉइंट और चीज़ों को याद करते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि संपूर्ण क्रांति पाठ एक भाषण है। क्या है दोस्तों? एक भाषण है। पूछ सकता है एग्जाम में कि संपूर्ण क्रांति क्या है, तो याद रखना है एक भाषण है। दूसरा पॉइंट, संपूर्ण क्रांति के लेखक हैं जयप्रकाश नारायण। कौन है दोस्तों? जयप्रकाश नारायण। तीसरा पॉइंट याद रखिएगा कि जेपी यानी जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम था बाउल। क्या नाम था दोस्तों? बाउल नाम था। ठीक है। चौथा पॉइंट याद रखिएगा कि जेपी को लोक नायक के रूप में प्रसिद्ध है, मतलब कि इनको लोक नायक के रूप में जाना जाता है। पूछ सकते हैं एग्जाम में कि लोक नायक कौन है, तो जयप्रकाश नारायण। पांचवा पॉइंट याद रखिएगा कि संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण जो है 5 जून 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण द्वारा दिया गया था। यह जो भाषण है जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था, जो संपूर्ण क्रांति, ये दिया गया था बाबू 5 जून 1974 को। ठीक है, याद रखिएगा। फिर से, संपूर्ण क्रांति एक भाषण है, इसके लेखक हैं जयप्रकाश नारायण और इनके बचपन का नाम था बाउल और इनको लोक नायक के रूप में जाना जाता है। और ये भाषण दिए थे 5 जून 1974 को, जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति। ठीक है, चलिए आगे देखिए। चलिए छठा पॉइंट याद रखिएगा। कहा कि जेपी का जन्म जो है 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था बाबू? 11 अक्टूबर 1902 को। सातवां पॉइंट याद रखना है कि जेपी का निधन जो है 8 अक्टूबर 1989 यानी 1979 को हुआ था। ठीक है, इनकी मृत्यु। आठवां पॉइंट याद रखना है कि जेपी का जन्म जो है सिताब दियारा गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? सिताब दियारा गांव में। और ये सारे पॉइंट टू पॉइंट याद रखना है ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में दिक्कत ना हो। ठीक है, याद रखिएगा। यह भाषण दिया गया था 5 जून 1974 को और इनका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को। इनका निधन हुआ था 8 अक्टूबर 1989 को। और जेपी का जो जन्म जो है सिताब दियारा गांव में हुआ था। 9 नंबर पॉइंट याद रखना है, जेपी की माता का नाम था फूलरानी और पिता का नाम था हर्षु दयाल। क्या नाम था? हर्षु दयाल। माता श्री का नाम क्या था? फूलरानी। 10 नंबर पॉइंट याद रखिएगा कि जेपी की पत्नी जो थी उनका नाम था प्रभावती। क्या नाम था? प्रभावती देवी। ठीक है। 11 नंबर पॉइंट याद रखिएगा कि ससुर थे इनके ब्रज किशोर प्रसाद। इनके ससुर जी का नाम था ब्रज किशोर प्रसाद। चलिए आगे देखिए। तो 12 नंबर पॉइंट याद रखना है आपको कि राजनीति जीवन सन 1929 में कांग्रेस में शामिल हुए। कब ये कांग्रेस में शामिल हुए? तो 1929 में। कह रहा है कि 1932 में अवज्ञा आंदोलन में जेल गए थे। ये 1932 में कहाँ गए थे? जेल। और किस कारण से? अवज्ञा आंदोलन में। ठीक है। 1939 1943 में फिर से जेल गए। 1939 और 1943 में ये पुनः कहाँ गए? जेल गए। 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन में योगदान दिया। 1954 में सर्वोदय आंदोलन से जुड़े। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। कब? 1974 में। अगर हम इनकी रचना की बात करते हैं तो रचना याद रखना है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, जन मुक्ति। ये कुछ इनकी रचना का नाम है।
इनको सम्मान मिला है सन 1965 में मैग्सेस सम्मान, और 1998 में मिला है इनको भारत रत्न। बाबू याद रखिएगा, भारत रत्न है ये जयप्रकाश नारायण, इनको भारत रत्न मिला था 1998 में। ठीक है, चलिए आगे 2 पॉइंट और है, इसको याद रखिएगा। 15 नंबर दिया हुआ है कि जयप्रकाश बाबू के आरंभिक जीवन लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी जी थे। ठीक है, 16 नंबर पॉइंट याद रखना है कि धर्मवीर भारती ने जेपी पर कविता भी लिखी है जिसका नाम है मुनादी। क्या नाम है? मुनादी। 17 नंबर याद रखना है कि संपूर्ण क्रांति का संपूर्ण भाषण संकलित है जिसका नाम है जनमुक्ति। ये कहाँ से संकलित है? जनमुक्ति से। परीक्षा में पूछ सकता है बाबू। ठीक है, तो आप चाहें तो ये सारे के सारे पॉइंट जो है जो हमने आपको अभी बताया इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हो गया? चलिए आगे देखिए, आगे ले लीजिए। ठीक, चलो हो गया। तो ये बाबू हमने जयप्रकाश नारायण के मुख्य जो बातें थी हमने यहाँ पर आपको बताने का प्रयास किया। आइए अब हम देखते हैं संपूर्ण क्रांति का संपूर्ण सारांश। आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कोशिश रहेगा विद्यार्थी कि आसान भाषा में चीज़ों को आसान किया जाए। चलिए बाकी अब आपके ऊपर है। पाठ का सारांश देखिए ध्यान से। कहा है कि संपूर्ण क्रांति पाठ में 5 जून 1974 के दिन पटना के गांधी मैदान, यहाँ पर पटना के गांधी मैदान होना चाहिए, मैदान में दिए गए लोकनायक जयप्रकाश के संपूर्ण क्रांति वाले भाषण का एक अंश प्रस्तुत है। और इस भाषण में जयप्रकाश क्या बोलते हैं बताइए? यानी जयप्रकाश बाबू जो हैं बड़ी आत्मीयता के साथ देश के छात्रों या नवयुवकों को संबोधित करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये पाठ जो है ना, ये संपूर्ण क्रांति जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये पाठ जो है संपूर्ण क्रांति जो है ये कब दिया गया था बताइए तो जरा। यह पाठ जो है कब दिया गया था? तो 5 जून 1974 को। और कहाँ दिया गया था? पटना के गांधी मैदान में। और वो भाषण जो है ना ऐतिहासिक भाषण था। ठीक है, और ये जो जयप्रकाश नारायण जब वो भाषण दिए थे ना 5 जून 1974 को, वही भाषण का एक छोटा सा अंश जो है आपके सिलेबस में दिया गया है। ठीक है, आपको पाठ बनाया गया है, आपको पढ़ना है, जिसमें वो बातें किसकी करते हैं बताइए तो? जिसमें वो बातें जो है किसकी करते हैं? बताइए जल्दी। जिसमें वो बातें किसकी करते हैं? तो छात्रों और नवयुवकों को संबोधित करते हैं कि उनको भी राजनीति में आना चाहिए। ठीक है, चलिए इसी के साथ आगे देखिए। तो कह रहा है कि भाषण का आरंभ रेणु और दिनकर की कविता के स्मरण से किया गया है। यह भाषण जो है शुरुआत होती है किसको याद करते हुए? तो रेणु जी को और दिनकर जी को। याद है? रामधारी सिंह दिनकर। कह रहा है किसी भी शासन की जड़ता क्रांति से ही दूर होती है। अगर देश में किसी की शासन चल रही है तो शासन को अगर तोड़ने का काम जो है वो क्या कर सकता है? तो क्रांति ही कर सकती है। ठीक है, तरह का। और क्रांति में बड़ी कुर्बानी देनी भी पड़ती है, और क्रांति होगा तो बड़ी कुर्बानी भी देनी पड़ेगी। कह रहा है कि अंग्रेजी राज का अंत भी इसी तरह की क्रांति से हुआ था। महान महान क्रांतिकारी आए तब जाकर ये देश जो है गुलाम से आज़ाद हुआ, यानी गुलामी से हमें आज़ादी मिली। उसी प्रकार से कह रहे हैं कि कोई शासन है, कोई रूलर है और उसको जड़ से मिटाना है तो हमें क्रांति करनी होगी। लेकिन ये भी बात याद रखना है, क्रांति करते समय हमें कुछ कुर्बानी भी देनी पड़ती है। अंग्रेजी शासन का अंत जो है इसी प्रकार की
इसी तरह की क्रांति से हुआ था। कह रहा है कि वर्तमान नीचे नौजवानों का भविष्य अंधकारमय होता जा रहा है। गलत शिक्षा नीति के कारण बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। इस प्रकार सरकार की गलत नीतियों के कारण भ्रष्टाचार फैल रहा है। इसे क्रांति के माध्यम से दूर किया जा सकता है। यानी देश में जो भ्रष्टाचारी जो चल रहा है, जो गलत शिक्षा नीति जो अपनाई गई है, इसको दूर किया जा सकता है किसके बदौलत? क्रांति के माध्यम से। ठीक है, आगे क्या कर रहे हैं कि क्रांति को तेज करने के लिए लेखक को दिनकर जी की याद आने लगी। जब ये भाषण दे रहे होते हैं और जिसमें हम क्रांति की बातें कर रहे होते हैं, जिसमें वो क्रांति की बातें कर रहे होते हैं, तो उनको याद आता है किसकी? दिनकर जी को। याद करते हुए बोलते हैं आगे क्या कि परंतु वे तो दिल का दौरा पड़ने के कारण 3 मिनट में इंडियन एक्सप्रेस के मालिक रामनाथ गोयनका के घर से विलिंगडन नर्सिंग होम पहुंचते पहुंचते स्वर्ग निधार सिधार गए। लेकिन ये जो बात जो आ रही है ना, ये पाठ पढ़ने से ही पता चलेगा, जिसमें वो दिनकर जी की याद करते हैं और दिनकर जी को याद करते हुए बताते हैं कि वो दिल के दौरा पड़ने से वो कहाँ पहुँचे? नर्सिंग होम। और पहुँचते पहुँचते पता चलता है कि वो स्वर्ग सिधार गए। दिनकर बेनपुरी आदि ओजस्वी साहित्यकारों का अभाव लेखक को खलता है। और ये जो भाषण दे रहे थे उस समय दिनकर और बेनपुरी की जो याद आती है, और ऐसे साहित्यकारों को जो है अभाव जो है उनको खलता है। वो भाषण में बताते भी हैं। जेपी आंदोलन में सबों की बात सुनते थे, सबों के साथ आत्मीयता संबंध बनाए रखते थे, परंतु इसे दिशा देने के लिए अंतिम निर्णय स्वयं करते थे। मतलब सबकी बातें सुनते थे, लेकिन अंतिम जो फैसला होती थी उनकी वो स्वयं की होती थी। ठीक है, आगे इस पार्ट में क्या क्या चीजें हैं देखिए ध्यान से। कह वे किसी के डिक्टेशन पर आंदोलन का नेतृत्व नहीं करना चाहते थे। वे आंदोलन का नेतृत्व सफल कप्तान की तरह करने के पक्षधर थे। आगे क्या दिया है देखिए। कह रहा है कि इस संदर्भ में उन्होंने अपने छात्र जीवन का भी वर्णन किया है। बड़ा कष्ट झेलकर उन्होंने अमेरिका में पढ़ाई भी की है। ये सारे पार्ट में दिया हुआ थे बातें। अमेरिका में वे बड़े कम्युनिस्ट थे, परंतु हिंदुस्तान आने पर वे कांग्रेस में शामिल हो गए, क्योंकि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना देशवासी का पहला कर्तव्य होता है। करेगा अमेरिका से वे बड़े कम्युनिस्ट थे, परंतु हिंदुस्तान आने पर वो किसमें शामिल हो गए? कांग्रेस में, क्योंकि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना देशवासी का क्या है? सबसे पहला कर्तव्य है। उस समय स्वतंत्रता संघर्ष के नेतृत्व कांग्रेस के हाथ में था, इसलिए वे कांग्रेस में क्या हो गए? शामिल हो गए। आगे कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति को उग्र होते देखकर सरकार के नेताओं ने उन्हें प्रजातांत्रिक मर्यादा समझने का प्रयास किया, परंतु वे तो अपनी बात पर अडिग थे। प्रजातंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार होता है। जेपी को गांधी और जवाहरलाल से मतभेद तो था, परंतु वह विरोध नीतिगत यानी विदेशी नीति पर था। देखिए ऐसा बात नहीं है कि वो गांधी से और जवाहरलाल से वो नफरत करते थे या मतभेद था उनकी नीतियों से। ठीक है, उनकी जो विदेशी नीति थी उस पर वह मतभेद था। चीन के संदर्भ में उनकी बात न मानने के कारण भारत को चीन का आक्रमण झेलना पड़ा। यही कारण था कि जेपी की बात न मानने पर चीन के आक्रमण को झेलना पड़ा था। उसी घाव के कारण, यहाँ पर क्या होगा? घाव। ठीक है, उसी घाव के कारण नेहरू जी का प्राणांत भी हो गया। विरोध इंदिरा से भी था, परंतु वह विरोध नेहरू के विरोध से भिन्न था। जेपी ने राजनीतिक भ्रष्टाचार का एक कारण चुनाव भी माना। चुनाव के खर्च के देखिए आगे बढ़िए, चीजों को पढ़ते चलिए तब चीजें समझ में आएगी। कर के लिए चंदा एकत्रित करना राजनीतिक भ्रष्टाचार का बड़ा कारण है। ग्राम सभाओं के माध्यम से प्रतिनिधियों का चुनाव कराकर वे दलहीन लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे।
मार्क्सवाद और लेनिनवाद भी इसी मत का क्या है, समर्थक कह रहा है। वर्तमान में लोकतंत्र का नाम मात्र का रह गया है। चुनाव ना स्वतंत्र और ना ही स्वच्छ ही है। प्रतिनिधियों से आम जनता का निकट संपर्क रहा नहीं। लोकतंत्र के विकास में पत्र पत्रिकाओं की बड़ी भूमिका होती है, परंतु हिंदुस्तान में वे भी निष्प्रभावी है। जाति धर्म धन बल आदि के सहारे विजयी विधायक या सांसद निरंकुश बन जाते हैं। जनता उन पर कोई नियंत्रण नहीं रहता है। ऐसे स्थिति में तो वो तो बन ही जाते हैं, लेकिन जनता उस पर नियंत्रण नहीं कर पाती है। ऐसी परिस्थितियों में आज सुशासन करने वाले प्रतिनिधियों के चुनाव करने की आवश्यकता है। इससे देश में अमन चैन कायम होगा। इस प्रकार से इन्होंने जो है संपूर्ण क्रांति का भाषण दिया था, जिसमें नौजवानों को क्या किए थे, नौजवानों को आगे बढ़ाने, उनको उकसाने, उनके अंदर जोश पैदा करने की ताकत उन्होंने भरी थी। ठीक है, तो ये था विद्यार्थी संपूर्ण क्रांति का सारांश। ठीक है, जिसमें वो किस किस मुद्दे पर बातें करते हैं, आप एक दो दफ़ा इस चीज़ों को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए उमंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।